हेलो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम रविंद्र आईएएस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होगा। ये बहुत इंटरेस्टेड डिस्कशन होगा जिसमें आज हम बात करेंगे कि एक आम बच्चा या जो आज एक स्टूडेंट है जिसे कोई भी नॉलेज नहीं है सिविल सर्विसेज की, सिविल सर्विसेज में कैसे हमें बनना है। हम लोग जब स्कूल में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो हम लोग ये एक ड्रीम रखते हैं। हमने कभी देखा कि हम जा रहे हैं, बगल से अगर कोई सुप्रिटेंडेंट की अगर गाड़ी निकलती है, अगर कोई एसपी निकलता है बगल से, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अगर बगल से निकलता है, एसडीएम निकलता है, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। जब वो बगल से निकलते हैं तो देखा है ना कि पूरा रास्ता क्लियर हो जाता है। बहुत सारे कांस्टेबल्स जो होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं वहाँ पे उनको क्लियर कराने, उनके लिए रास्ता क्लियर कराने के लिए कहीं ना कहीं वो आ जाते हैं। तो आप देखते हैं कि कितना प्राउड मोमेंट फील करते हैं आप उसमें। जब आप अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं तो पेरेंट्स भी हमारे यही देखते हैं कि आप ऐसी पढ़ाई करो, आपसे बोलते हैं कि इस तरह की पढ़ाई करो कि जिससे क्या हो कि आप भी इस तरह के ऑफिसर बनो। तो बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके भी ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनके भी ड्रीम होते हैं कि कभी आप किसी काम से अगर कहीं गए हैं, तो अगर जब आप किसी काम से कहीं जा रहे हैं तो वहाँ पर आप ये देखते हैं कि जब वहाँ पर जो ऑफिसर है उसके लिए कितनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई हैं। तो आपके भी दिल में दिमाग में ये आता होगा कि मैं जब बड़ा हो जाऊंगा, या मेरी जब ग्रेजुएशन हो जाएगी, या मैं जब पढ़ लूंगा, तो मैं भी कहीं ना कहीं इस तरह की प्रिपरेशन करूंगा और ऑफिसर बनूंगा। तो बस उसी सपने को, उसी ड्रीम को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर रविंद्र आईएएस की तरफ से आपके लिए एक नॉलेज लेकर आया हूँ कि किस तरह से आप सिविल सर्विसेज में जा सकते हैं। चाहे वो स्टेट की सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो आपकी सेंट्रल की सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो स्टेट में डीवाईएसपी की पोस्ट हो, डिप्टी कलेक्टर की पोस्ट हो, या केंद्र की आपकी आईपीएस हो, आईएएस हो, या अदर सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब हो। तो यहाँ पर ही हम सबसे पहले यहाँ पर एक मैं अगर मैं बात करूं आपसे, एक अथॉरिटी से आपको मिलाना चाहता हूं जिसका नाम है यूपीएससी, जिसका नाम है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये वो बॉडी है, ये वो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये हम बात करें ये वो निकाय है जो आपको सपने पूरे कर सकता है। जो सपने आप अपने कॉलेज में, आप अपने हाउस में, आप अपने स्कूल में, या आप अपने जो भी आप अगर कहीं देखते हैं, तो उन सपनों को आप पूरा कर सकते हैं। और उनको सपनों को पूरा कौन करा सकता है? ये एक बॉडी है, संघ लोक सेवा आयोग। ये आपके उस जो ड्रीम है आपका, उस ड्रीम को फुलफिल कर सकती है। अब बस इसी के बारे में कि क्या सर ये बॉडी से कैसे हो जाएगा, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये कैसे सर हमारे ड्रीम्स को फुलफिल करेगा? बस तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, यही आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। ये आपके लिए एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, और जब आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप जो आपकी ड्रीम पोस्ट है उस ड्रीम को आप फुलफिल कर पाएंगे, और आप भी उस पोस्ट पर बैठ पाएंगे। आप उसमें जो आपको दिख रहा है उस तरह से, जिस तरह से वो सेवाएं कर रहे हैं, जिस तरह से उन्हें फैसिलिटीज मिल रही हैं, आपको भी मिलेंगी। आपके पेरेंट्स भी प्राउड फील करेंगे। तो इसी के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक बताया कि यूपीएससी जो आप ड्रीम देखते हैं उसको फुलफिल करने के लिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका नाम है यूपीएससी एग्जाम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम। ये हमारा वो जर्नी है जो आपको पब्लिक सर्विस में लेकर आता है, सिविल सर्विसेज में लेकर आता है। जो आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो सर्विस है, ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसको हम यूपीएससी कहते हैं। ये एक एग्जाम कंडक्ट कराता है जिसे हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, सीएसई, सिविल सर्विसेज एग्जाम। और ये जो एग्जाम है यही वो गेटवे है जिससे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जा सकते हैं, इंडियन पुलिस सर्विसेज में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में जा सकते हैं, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में जा सकते हैं, और केंद्र की बहुत सारी जो सर्विसेज होती हैं उनमें आपके लिए गेटवे है, ये द्वार है, ये एग्जाम। अब इस एग्जाम के बारे में ही हमें डिस्कस करना है, और यहीं पर मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम देश का सबसे बड़ा एग्जाम है, सबसे टफ एग्जाम है। लेकिन
अगर आप बेस्ट जो स्ट्रैटेजीज है, बेस्ट अगर आपकी प्लानिंग्स हैं, उनको अगर आप फॉलो करते हैं, जो नोट्स हैं या डेली आपके लिए जो बताया जाएगा, अगर आप उसको उतना फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप उस एम तक जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको गाइड करने के लिए रविंद्र आईएएस की तरफ से मैं आपके लिए अवेलेबल हूं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होते हैं, ये प्रेस्टिजियस एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है ये prestigious exam. The CSE is the one of the toughest and the most sought after exam in India. इंडिया का सबसे टफेस्ट है, लेकिन टफेस्ट उनके लिए जैसे कि कुछ मिनट पहले आपको ये भी नहीं पता था कि कैसे आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। तो यहाँ पर आपको एक गेटवे पता चला कि मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करके, यूपीएससी का जो एग्जाम है वो क्रैक करके मुझे कहीं ना कहीं मुझे सिविल सर्विसेज में जा सकता हूँ मैं। तो इसी तरह से जितने इजी वे में आपके दिमाग में ये आ गया कि सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करके मैं यहां पर जा सकता हूं, उतनी ही आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि इसमें कितने चरण होते हैं, और आने अपकमिंग जो हमारी क्लासेज होंगी उसमें मैं आपको सेग्रीगेट करके बताऊंगा कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के कितने आते हैं लास्ट 10 ईयर्स में, उनमें से किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं, या डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं। अगर वो डिफिकल्ट है तो वो क्यों है, अगर वो क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो किस ट्रेंड से आ रहे हैं। लास्ट 10 ईयर में हम आपके साथ ये डिस्कस करेंगे कि प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे सर ये एग्जाम में प्रीलिम्स आपने कहां पर ला दिया, तो इसी पर हम यहां पर बात करेंगे कि ये जो एग्जाम है वो आपका 3 चरणों में कंडक्ट होता है। ये एक एग्जाम देकर आप सर्विसेज में नहीं आ सकते हैं, आपको 3 एग्जाम यहां पर देना होंगे। उन्हीं के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम ओवरव्यू देखें सिविल सर्विसेज का, तो ये प्रेस्टिजियस एग्जाम है, इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम है। दूसरी चीज अगर देखें, नेशनल इंपॉर्टेंस का है ये। जब आप इस एग्जाम में आते हैं तो आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे, आप इंडियन पुलिस सर्विसेज में आएंगे, आप इंडियन जो फॉरेन सर्विसेज है उसमें आएंगे, आप फॉरेन में कहीं ना कहीं देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जब आप एक जिले के अधिकारी होंगे तो आप उस जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो आप इतने बड़े मतलब नेशनल लेवल पर आप कहीं ना कहीं एक यहां पर आपके लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराता है, नेशनल बॉडी या नेशनल इंपॉर्टेंस के साथ आपको ये रिक्रूट करता है। तो यहां पर हम बात करें, इट रिक्रूट द कैंडिडेट फॉर द वेरियस एग्जामिनेशंस, वेरियस सर्विसेज लाइक द आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस एंड अदर एग्जामिनेशंस। बहुत सारे सेंट्रल के जितने भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन होते हैं, बड़े बड़े अधिकारियों के जो एग्जाम होते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है। नेक्स्ट अगर हम देख लें, यहां पर कंपटीशन बहुत है, क्योंकि देखिए इंडिया लेवल का एग्जाम है ये आपके किसी एक स्टेट का एग्जाम नहीं है। जब इंडिया लेवल का एग्जाम होगा तो पूरे इंडिया के बच्चे आएंगे इसमें, साउथ इंडिया के भी आएंगे, नॉर्थ इंडिया के भी आएंगे, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के भी आएंगे, सेंट्रल इंडिया के भी आएंगे, पूरे देश के बच्चे आएंगे। और पूरे देश के बच्चे, जिस तरह से आपकी क्लास में सारे बच्चे होते हैं, एवरेज बच्चे भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, और होशियार बच्चे भी होते हैं, तो उसी तरह से इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इसका ड्रीम रखते हैं वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में भी होंगे, मतलब उनकी बहुत ब्रिलियंट एजुकेशन भी होगी, कुछ ऑन एवरेज भी होंगे और कुछ आपके लोअर एवरेज स्टूडेंट भी होंगे। तो यहां पर डरना नहीं है, ये टफ एग्जाम जरूर है, हाईली क्वालिटी जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, लेकिन आप, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, अगर आप एक प्लानिंग के साथ चलते हैं, आप एक स्ट्रेटजीज को फॉलो करते हैं कि डेली का काम हम डेली में ही कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे आपको कोई बीट नहीं कर सकता। क्योंकि अगर हम देखें, हमने एक कहानी हमेशा सुनी हुई है खरगोश की और कछुए की, तो हमें वो खरगोश नहीं बनना जो दौड़ के चलना है, हमें कछुआ बनना है, और हम उसी तरह से कहीं ना कहीं इसमें आगे मूव करेंगे। तो ये हमारे लिए हाईली कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट कंप्लीटेड एवरी ईयर टू द सिक्योर लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। यहाँ पर जो सीट्स होंगी वो लिमिटेड होंगी, 1000 सीट्स होंगी, 900 सीट्स होंगी, 900 सीटें होंगी, 1000 सीटें होंगी, 1100 सीटें होंगी, लेकिन लाखों बच्चे इसमें फॉर्म भरते हैं। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से कहीं ना कहीं कंडक्ट कराया जाता है, तो हाईली कॉम्पिटिटिव तो है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, जब आप एक बार इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, जितनी मेहनत आप इस एग्जाम को देने में करेंगे, इसकी स्टडीज करेंगे, जब इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारी मेहनत आपकी, आपके परिवार की, आपके घर की, आपके उस एरिया की, हर जगह की अपॉर्चुनिटीज चेंज हो जाएगी। तो यहां पर ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटीज भी है।
ठीक है, तो ये कुछ हमारा इंपॉर्टेंस था कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से कितने स्टूडेंट्स किस तरह से आ रहे हैं, वो मैंने आपके साथ डिसाइड किया। अब यहाँ पर एक हम एज लिमिट्स की बात करते हैं, क्राइटेरिया कि आप इस एग्जाम में कब बैठ सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर आप इंडियन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपकी, जो आपकी एज है वो मिनिमम 21 ईयर्स की होना चाहिए, मिनिमम 21 ईयर्स की। आपको मिनिमम 21 साल का होना चाहिए, तब आप इसमें क्वालिफाई, तब आप इसमें बैठ सकते हैं। इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं, अगर आप अपने सर्च करेंगे कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं या ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जो 21 ईयर्स की एज में सिलेक्ट हो गए। तो हमें ये नहीं सोचना है कि 21 ईयर्स की एज में जब हम ग्रेजुएशन में पास आउट होंगे या ग्रेजुएशन में होंगे तब हम इसको एग्जाम को देंगे तो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बच्चे 21, अभी मैं बताऊंगा आपको, इसकी पूरी एक प्लानिंग बताऊंगा, 21 की एज में भी आप कैसे सिलेक्शन ले सकते हैं, 21, 22 कैसे आप फर्स्ट एग्जाम में ही कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सारी स्ट्रैटेजीज आपके साथ हम शेयर करेंगे। और टिल दी 32 आपकी जो मैक्सिमम एज होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 32 एज होगी। तो 21 से लेकर 32 तक का सफर है ये। यहां पर आपको 21 से 32 की एज में जो भी हमारे, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि 30 इयर्स के होंगे, 25 के होंगे, 29 के होंगे, जो ये ड्रीम देख रहे हैं लेकिन उनके पास ऐसी सर्कमस्टांसेस नहीं बने, ऐसी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली उन्हें कि वो इस तरह से इसमें आ पाए, या इस पर हम अपने ड्रीम, जो हमारा ड्रीम जो सर्विसेज है उसमें अगर हम नहीं आ पा रहे हैं तो उसके लिए उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो अब हम आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आए, 32 तक आपके पास एज है, आप आइए, जुड़िए और हमें बताइए, और हम आपके साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट इसका जो क्राइटेरिया है वो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो है आपका ग्रेजुएट डिग्री। आपका ग्रेजुएट डिग्री में ये मैटर नहीं करता है आपने क्या किया है, आपने बीए किया है, आपने बीएससी किया है, आपने बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है, आपने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की है, आपने कुछ भी किया है, मेडिकल फील्ड से है, किसी भी फील्ड से हो आप, लेकिन आप ग्रेजुएट होना चाहिए। जब आप ग्रेजुएट होंगे या फाइनल ईयर में होंगे, जब आप अपना एग्जाम दे चुके होंगे फाइनल ईयर का, तब भी आप इसमें एग्जाम पे फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ग्रेजुएट भी होना चाहिए और 21 ईयर्स की आपकी क्या होना चाहिए, एज भी होना चाहिए। पता चले आपकी 20 ईयर्स की एज है, आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया लेकिन 21 की एज में ये एग्जाम दे पाएंगे आप, या आप 22 के हैं लेकिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई, तो ये दोनों आपकी मैच होना चाहिए, 21 ईयर और ग्रेजुएट डिग्री, और ग्रेजुएशन में आपने कुछ भी किया हो, नो मैटर्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अदर्स की, अगर बात करें तो आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर आप क्रिमिनल एक्टिविटीज में हैं, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं आपके, तो आप सिविल सर्विसेज का सपना ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आप उस दुनिया में हैं, उस क्राइम की दुनिया में हैं जहां पर इसका कोई भी आपका आगे उसमें कोई भविष्य ही नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारे कुछ क्राइटेरियाज थे जो हमने आपके साथ डिस्कस किए कि अगर आप इस क्वालिफिकेशन में आते हैं, इस क्राइटेरिया में आते हैं, तो आपके लिए यूपीएससी एग्जाम तैयार है। आप आइए और यूपीएससी एग्जाम्स को कंडक्ट कीजिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, तो नेक्स्ट अगर हम यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पर जो एग्जाम का पैटर्न है, ये जो एग्जाम है, जैसा मैंने आपको बताया, ये 3 चरणों में होता है। कितने? 3 स्टेप्स में। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला होता है प्रिलिमिनरी एग्जाम। जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये आपका केवल और केवल गेटवे होता है। जैसे किसी घर में हमारे में मेन गेट लगा होता है, बस ये गेट है। इसमें आपके कितना स्कोर हो रहा है, क्या स्कोर हो रहा है, नो मैटर्स, कोई मैटर नहीं करता है, बस आपका उतना कट ऑफ क्लियर होना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। यहाँ पर आपके प्रीलिम्स में 2 पेपर होंगे, एक ही दिन में होंगे। मॉर्निंग में आपका जो है वो जीएस का, सब जनरल स्टडीज का पेपर होगा, और बाद में आपका जो सेकंड शिफ्ट होगी वो आपका सीसेट का पेपर होगा, जो जनरल एम्पलीट्यूड है, कॉम्प्रीहेंशन है, उसका पेपर होगा। तो जब अब यहां पर आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अगर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करें कि यहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, सर इसका सिलेबस क्या होगा, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये सब हम एक डिटेल पढ़ेंगे जब हम प्रीलिम्स एग्जाम, केवल प्रीलिम्स की बात करेंगे।
कि प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन लास्ट 5 इयर्स में पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, वो सब हम डिटेल में बात करेंगे। कितना कट ऑफ जाता है इसका, कैटेगरी वाइज कितना कट ऑफ जाता है, ये सब हम डिटेल में बात करेंगे हमारे प्रीलिम्स वाले लेक्चर में। अब हम सेकंड चरण में, जब आप प्रीलिम्स को पास कर लेते हैं, आपका कट ऑफ क्लियर हो गया, आपने अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी लेकर आए हैं आप जीएस में, नो मैटर, उसका कोई मैटर नहीं है, आपका बस कट ऑफ पास होना चाहिए। अगर आपने कट ऑफ पास नहीं किया, आपको फिर से प्रीलिम्स एग्जामिनेशन देना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, 1 साल की अपॉर्चुनिटी आप खो देंगे। जब प्रीलिम्स आप पास कर लेते हैं, फिर आपको मेन जो है, जिसका मतलब जो एग्जाम, मेन एग्जाम है, वो है मेंस। इसका नाम ही है मेंस। मेंस मतलब मेन एग्जामिनेशन। इसमें आपके 9 लिखित पेपर होते हैं, रिटन पेपर होते हैं 9 पेपर्स। कितने पेपर्स होते हैं? 9 पेपर्स, जिनमें से 7 पेपर्स जो होते हैं आपके, वो आपके कैसे होते हैं? मेरिट डिसाइड करते हैं। 7 पेपर मेरिट डिसाइड करते हैं, जिनमें से अगर हम बात करें, 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। एक इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है और एक आप भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें जो 22 भाषाएं दी गई हैं, उनमें से कोई भी एक भाषा चूज कर सकता है। तो इस तरह से आपकी यहाँ पर 2 पेपर आपके किसके होंगे? लैंग्वेजेस के होंगे। 4 पेपर आपके जीएस के होंगे, जनरल स्टडीज। आगे हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, हम सब कुछ। अब जैसे प्रीलिम्स में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वैसे ही हम मेंस में भी डिस्कस करेंगे कि मेंस के पेपर कहाँ से आते हैं, किस तरह के पेपर आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। यहाँ पर 9 पेपर्स होते हैं, जिनमें से 7 आपके कैसे होते हैं? मेरिट वाले पेपर होते हैं, जिनमें से अगर आप देखेंगे, एक एसए का होता है, 4 आपके जीएस के पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज के, 2 आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो ये कितने हो गए? 7 पेपर हो गए। और 2 आपके कैसे होते हैं? 2 आपके होते हैं लैंग्वेज के पेपर। ठीक है, इस तरह से आपके 9 पेपर्स होते हैं। ठीक है, जब आप मेंस में बहुत अच्छा करेंगे, मेंस में ही हमें बहुत अच्छा करना है, वही हम आपके साथ कराएंगे। हम आपको इस तरह से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, इस तरह के क्वेश्चंस आपके साथ लिखाएंगे कि जो आपके मेंस में है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ मैच कीजिए कि हमारे क्वेश्चंस उस फॉर्मेट के हैं या नहीं है। तीसरा, अगर हम बात करें, जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे तो आप मेंस का एग्जाम देंगे, और जब आप मेंस क्वालिफाई हो जाएंगे फिर आपका आएगा इंटरव्यू, पर्सनल टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल इंटरव्यूअर। जो पर्सनल टेस्ट होगा, जहां पर ये देखा जाए, आपकी स्टडीज हमने देख ली, हमने यहाँ पर ये सब कुछ देख लिया। प्रीलिम्स में हमने आपको क्या देखा कि आपके अंदर जो सहन शक्ति है वो कितनी है। आप किसी चीज को, अगर कोई चीज, जैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, एक पॉलिटी का है, आपको बहुत अच्छा लगा, एक हिस्ट्री का आ गया, अगर आपके दोनों अच्छे हैं पॉलिटी हिस्ट्री, तो आपका एग्जाम, तो आपके दोनों पेपर अच्छे हैं पॉजिटिव माइंडसेट में। थर्ड, इकोनॉमी का आ गया, इकोनॉमी में बच्चों को बहुत डर लगता है, तो आपका दिमाग खराब हो गया। जब आपने थर्ड पेपर क्वेश्चन गलत कर लिया अगर, तो फोर्थ क्वेश्चन फिर से पॉलिटी का आ गया। अब आपको ये चेक करना है कि पॉलिटी का क्वेश्चन जो आपको आता है, क्या आपने प्रेशर में आके गलत तो नहीं कर दिया। तो यहाँ पर आपका पेशेंस चेक किया जाता है, यहां पर आपकी नॉलेज चेक की जाती है मेंस में, कि आपके पास अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। केस स्टडीज होती हैं, जीएस के पेपर्स होते हैं, हम आगे डिटेल में इसको और चर्चा करेंगे इस पर। यहां पर है पर्सनल टेस्ट, आपका टेस्टिंग होता है कि आप उस इस पोस्ट, ये जो यूपीएससी है उसमें जो सिविल सर्विसेज है, उस लायक भी है या नहीं है। आपको इस तरह से यहाँ पर जज किया जाता है, एक पैनल डिसाइड किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पर सीनियर मेंबर्स होते हैं जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के, वो पैनल आपके साथ क्वेश्चंस करता है, आपकी साइकोलॉजी को स्टडीज करता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आप किस तरह से सोचते हैं, तो वो आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो इस तरह से हमारे पेपर में 3 चरण होते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम में। नेक्स्ट, अगर हम यहां पर बात करें जनरल स्टडीज की, ये हम डिटेल में करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहां पर आपके साथ ये रखा हुआ है। प्रीलिम्स में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं जीएस में, वो आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर आपके पास करंट इवेंट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह से आपसे ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। मेंस जो होता है आपका, वो आपका रिटर्न होगा। सीसेट में अगर हम देखें, कॉम्प्रीहेंशन है, लॉजिकल रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, क्वांटिटेटिव एम्पलीट्यूड है, और इंग्लिश लैंग्वेज, इससे रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे।
जब आप इनको क्वालिफाई करेंगे फिर आप कहीं ना कहीं कहाँ जाएंगे, मेंस एग्जामिनेशन में जाएंगे। मेंस एग्जामिनेशन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 9 पेपर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें स्टार्टिंग के जो लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं वो 300 के होते हैं, और बाकी के सारे पेपर आपके 250 के होते हैं, इंक्लूडिंग योर ऑप्शनल। आपको जो भी ऑप्शनल लेना है वो आपके उसमें रहेंगे, आपके ऑप्शनल। अगर आपके ग्रेजुएशन में, मेंस में हम लोग इसको डिस्कस से बात करेंगे। इंटरव्यू होता है, पर्सनालिटी टेस्ट है, कंडक्टेड बाय द बोर्ड ऑफ द ऑफिसर्स। जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके कहीं ना कहीं इसको कंडक्ट करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फाइनल रिजल्ट आता है, और फाइनल रिजल्ट में अगर आप पास हो जाते हैं तो आप यूपीएससी क्लियर कर चुके हैं, आप सिविल सर्विसेज एग्जाम क्लियर कर चुके हैं। फिर यूपीएससी की तरफ से आपको एक ऑफर लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर आपकी यहाँ पर जब सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, अपॉइंटमेंट लेटर आ जाएगा, फिर आपकी ट्रेनिंग कंडक्ट की जाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस जो क्या है, ये हम प्रीलिम्स का है, जहाँ पर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करेंगे, हिस्ट्री में मेडाइवल हिस्ट्री की बात करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे, और वर्ल्ड हिस्ट्री से भी मेंस में क्वेश्चन आपके या ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन आपके आएंगे। ज्योग्राफी में बात करेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, तो इन पर हमारे क्वेश्चन बनते हैं। इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करेंगे, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी और इंटरनेशनल इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। पॉलिटी में अगर हम बात करेंगे तो पॉलिटिकल थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो ये एक ओवरव्यू था कि किस तरह से यूपीएससी जो है वो आपके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकता है बाय कंडक्टिंग सिविल सर्विसेज एग्जाम। चलिए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो कितने क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, लास्ट 10 इयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं, और किस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसमें। उसमें करंट अफेयर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसमें न्यूज़पेपर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, जो हम अपनी क्लास आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।